हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल भगत क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। तो इस एक्सरसाइज में क्या बच्चों कि आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो आपको मूल ज्ञात करना होगा, दूसरा आपको रहेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मूल यानी कि रूट, और दूसरा होगा आपका कथन पर आधारित प्रश्न। यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। और यहाँ से आपको जो मूल निकालना है, ऐसे कि 10वीं कक्षा में मूल निकालने के लिए 3 मेथड पढ़ेंगे हम लोग। पहला तो ये गुणनखंड विधि, दूसरा होगा द्विघात सूत्र जिसको हम लोग बोलेंगे श्रीधराचार्य सूत्र, वो अगला चैप्टर में हमें मिलेगा, और तीसरा होगा पूर्ण वर्ग विधि। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आप लोग 9th क्लास में और 8th क्लास में पढ़े होंगे मध्य पद विभाजन। तो वहाँ से आपको बीच वाले पद को कैसे हम लोग अलग करके, किस तरह से स्प्लिट करके मध्य पद को तोड़ के हम किस तरह से उसका गुणनखंड करते थे, तो वो था मध्य पद विभाजन। बस वही वर्क आपको, वही कार्य आपको यहाँ पे भी करना होगा गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालने में। अगर यदि आपको याद ना हो या फिर आप भूल रहे होंगे तो आप एक वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से मध्य पद विभाजन बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, और उस वीडियो को, इस लेसन को देखने से पहले आप पहले मध्य पद विभाजन सीख लेंगे वहाँ से, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और हम लोग बारी बारी से सारे सवाल को बनाएंगे। आप वीडियो में बने रहें। मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि अगर यदि आप नए हैं और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको अगर यदि वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बगल में बेल आइकन है, उसके साथ थोड़ा लड़ाई कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि उससे हम जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चे वीडियो में बने रहें। तो देखिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल हमारा क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल ज्ञात करना है। दो बातें याद रखिएगा, मूल हल दोनों एक ही चीज़ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन लोग क्या, रूट। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो गुणनखंड विधि से आपको इसका मूल निकालना है, तो इसके लिए बच्चों आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मध्य पद विभाजन। ठीक है, आपको मध्य पद विभाजन आना चाहिए। नहीं आता है तो आप देख लेंगे, वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए बच्चे, इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। x-5 यहाँ से कॉमन ली, क्योंकि दोनों में x-5 है तो x-5 कॉमन ले ली। इसका पार्ट बचा x और इसका बचा +2 = 0। अब यहाँ से आपको मूल निकालने के लिए क्या करना होगा, एक बार ये वाला टर्म, एक बार ये वाला टर्म, दोनों को 0 के बराबर रख करके आपको x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए x बराबर -5, इधर आके +5 और +2 बराबर -2। स्पष्टतः मूल बराबर 5 एवं -2। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम लोग मूल निकालें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये समझना हो जाता है कि मूल होता क्या है। तो आपको मैं बता दूं मूल क्या होता है, कि जैसे कि आप यहाँ से देखो, किसी भी द्विघात समीकरण का 2 पक्ष होगा। एक पक्ष होगा आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा पक्ष, तो LHS वाला जो पक्ष है, एक LHS वाला पक्ष होगा और दूसरा होगा RHS वाला पक्ष, यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि आप LHS में जो इसके मूल का जो वैल्यू पुट कीजिएगा, यानी कि जैसे कि आपका LHS क्या है, ये देखिए x² -3x -10, और इस LHS में आप दोनों में से कोई मूल रखिए। चलिए मान के चलिए हम -2 रखते हैं, तो x का मान -2, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ उसका मान -2 रखिएगा। तो -2 का स्क्वायर 4,
फिर माइनस गुना माइनस प्लस -10। अब देखिए 10 - 10 कितना हो गया 0, और यानी कि ये RHS के बराबर हो गया। आप -2 के अतिरिक्त ये 5 भी रखिएगा तो LHS में जो वैल्यू पुट कीजिएगा तो वो क्या होगा 0 के बराबर, यानी कि RHS के बराबर हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी द्विघात समीकरण का मूल वह मान होता है जो उसके RHS के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इस पहले सवाल को आप नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बच्चों ये हमारा दूसरा सवाल 2x² + x - 6। तो आपको क्या करना था, x² के गुणांक से आपको इस 6 से गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा -12, इसको तोड़ना आपको, ये टूटेगा 4 और 3 में। तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। तो यहाँ से कॉमन लेना, आप क्या लोगे कॉमन, 2x × x + 2। यहाँ से कॉमन ले लो आप -3 x + 2 = 0। जैसे हम यहाँ तक पहुँचे इसके बाद हमको क्या करना है, इसी को 0 के बराबर करना है दोनों को। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, और यहाँ से देखिए जैसे मान लीजिए 2x है तो -3 रखेंगे +3, और ये x में गुना है तो 3/2। स्पष्टतः मूल बराबर हो जाएगा -2 एवं 3/2। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस सवाल का मूल निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को देखिए, √2x² + 7x + 5√2। अब क्या कीजिएगा, सी वाले टर्म को इस a से गुना कर दीजिएगा, यानी कि 5√2 × √2 क्या हो जाएगा 10, और 10 को तोड़ेंगे कैसे 2 और 5 में। तो 2x + 5x + 5√2 = 0। तो इस दोनों टर्म से क्या कीजिएगा, √2 कॉमन लीजिए, √2x × x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा √2। इस दोनों टर्म से क्या लीजिएगा कॉमन 5x + √2 = 0। x + √2 √2x + 5 = 0। अब यहाँ से क्या करोगे आप, x + √2 = 0 कर लो, और √2x + 5 = 0 कर लो। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -√2, और यहाँ से बराबर हो जाएगा -5/√2। स्पष्टतः मूल बराबर, अच्छा यहाँ से हुआ -√2। अगर यदि आप इच्छुक हैं कि इसका हर परिमेयकरण कर लिया जाए तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -5√2/2। तो बच्चों ये दोनों सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए और दोनों का मूल भी हमने याद कर लिया, और आप इसे नोट कर लीजिए। इस सवाल को देखिए, 2x² - x + 1/8। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से क्या करना होगा, इस सवाल में आपको इसका मूल निकालना होगा। मूल निकालने से पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि ये 1/8 क्या है कि बटा के रूप में इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि सबके नीचे में बटा का एलसीएम क्या हो जाएगा 8। तो गुना कर दीजिए इसमें 16x² - 8x + 1 = 0, और ये बटा 8 जो इधर आके 0 में 8 से गुना कर देंगे तो 16x² - 8x + 1 = 0, और ये बटा 8 है तो यानी कि भाग इधर आके क्या जाएगा गुना 0 × 8, तो ये क्या हो जाएगा 0 × 8 करने पर रिजल्ट आ जाएगा 0। तो बच्चों आपको अब जाकर के जो मध्य पद विभाजन करना होगा एक वास्तव में ये 16x² - 8x + 1 का। तो अब यहाँ से देखिए आप -4x + 1, ये देखिए हुआ कैसे, 1 × 16 क्या हुआ 16। तो 16 को इस प्रकार से तोड़ना, यहाँ -8 और गुना करने पे +16, तो -4 में तोड़े तो ऐड करने पे -8 हो गया और गुना करने पे +16 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से आप कॉमन निकालिए, तो 4x - 1 कॉमन लीजिए, 4x - 1, तो 4x - 1 × 4x - 1 = 0। एक बार क्या कीजिए 4x - 1 = 0, फिर 4x - 1 = 0। इसलिए x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये -1 इधर के +1 और ये गुना 4 इधर करके बटा 4।
दोनों मूल समान हुआ इसका और वैल्यू कितना है 1/4। ठीक है बच्चों, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल को देखिए बच्चों, ये है 100x² - 20x + 1। तो यहाँ से क्या कीजिए, इस 1 को 100 से गुना कीजिए तो क्या हो जाए 100, और 100 को इस प्रकार तोड़ना क्या -20 हो, तो 10 10 में टूटेगा तो 10 10 20 भी हो जाएगा, 10 10 100 भी हो जाएगा। तो 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। तो यहाँ से 10x कॉमन ले लो आप, तो क्या बचा यहाँ से 10x - 1, फिर यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो 10x - 1 = 0। 10x - 1 × 10x - 1। अब क्या करो, दोनों को 0 के बराबर इक्वल करो और x का वैल्यू आप फाइंड कर लो। इसलिए x बराबर हो जाएगा बच्चों 1/10, यहाँ भी x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। स्पष्टतः मूल हुआ 1/10, 1/10। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। हमने सारे सवालों को बना लिया। हम इस एक्सरसाइज के सवाल के अलावा हम कुछ और सवाल को बनाते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। फाइनली आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इसके सी वाले टर्म को देखिए, सी यहाँ पे 2 है और x² का गुणा, उस दोनों को हमें गुना करना पड़ता है। 2 × 6, तो 6 को किस प्रकार से तोड़े कि ये -2√6 हो जाएगा। यानी कि अगर यदि आप 6 को √6 में तोड़ेंगे तो हो जाएगा -√6x + 2 = 0। यहाँ से क्या करो आप, √3x कॉमन ले लो तो और √3x - 2, ये √2 होगा यहाँ पे, √3x - √2। और यहाँ से क्या करो आप, √2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा √3x - √2 = 0। अब यहाँ से √3x - √2 कॉमन लिए तो क्या बचा हमारे पास, √3x - √2 = 0। तो एक बार √3x - √2 = 0 कीजिए, फिर √3x - √2 = 0 कीजिए। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये -√2 जरा करके +√2/√3 और यहाँ से √2/√3। स्पष्टतः मूल बराबर √2/√3, √2/√3। तो बच्चों हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे आप नोट कर लें। तो बच्चों हम लोग जो अब पहले नंबर को सवाल को सॉल्व कर लिए, तो अब अपन लोग जो हम नेक्स्ट जो पहुँचते हैं 2 3 4 5 जो बनाएंगे, तो वो जितना भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कथन पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे पहले वाले सवाल की तरह आपको सिर्फ द्विघात समीकरण ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक कथन दिया हुआ रहेगा, आप उस कथन को देख करके क्या करोगे, द्विघात समीकरण बनाओगे और उसको सॉल्व करने के बाद जो उसका वास्तविक मान होगा आप उस मान को लिखोगे, जिससे हमें उस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ से पहला सवाल को हम बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप अच्छे से। अब देखिए, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, आप क्या करोगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। आपको कन्फ्यूजन होगा या फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको इसे समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 बच्चा है, अगर यदि हम बताएं आपको कि इन दोनों के पास मिला करके कुल मिला करके कितना है 27 रुपया, कितना रुपया है 27, दोनों को मिला करके 27 रुपया है। और इस छोटका वाले के पास में है 12 रुपया, इसके पास कितना है 12। अब बताइए आप इसके पास में कितना होगा। तो अब सोचिए, 2 बच्चे के पास कुल मिला करके 27 रुपया है और एक बच्चा के पास 12 रुपया, तो दूसरे के पास में कितना बचेगा। आप आराम से क्या करोगे, इसको 27 - 12 करोगे, आप बता दोगे 15। ठीक है, इस उदाहरण में आपको कोई किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो
अब यहाँ पे क्या किया, पहला के पास 12 था, दूसरे के पास पता नहीं था, लेकिन ये पता था दोनों के पास 27 है, तो 27 में से 12 घटा दिए। अब मान लीजिए संख्या भी तो इसी तरह का है, तो मान लीजिए दो ठो नंबर, ये पहला नंबर है और दूसरा नंबर है, तो पहले वाले के मान लीजिए पहला x है और इन दोनों का योग है 27, तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x। बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरी संख्या हुई 27 माइनस x। अब यहाँ से बच्चे इसका गुणनफल देखिए, गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि गुना करने पर जो रिजल्ट आया, जैसे कि 2 है और 3 है, इस दोनों का गुणनफल कितना होगा 6। ये क्या हुआ, 2 और 3 को गुना करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो हुआ गुणनफल। तो बच्चे यहाँ से आपको इस दोनों का गुणनफल कितना है 182, तो x गुना 27 माइनस x बराबर कितना 182। तो 27 गुना x हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो आप इसे अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 27x बराबर 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और ये प्लस 182 है बच्चे, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0। अब आप एक बात याद रखोगे, अगर यदि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते वक्त एक्स स्क्वायर का गुणक माइनस में आए, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के आगे माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणक माइनस वाला टर्म में आया, इस एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है माइनस है, तो आप क्या करोगे LHS और RHS, ठीक, LHS और RHS दोनों में क्या करोगे आप माइनस से गुणा करोगे। तो इसे माइनस से गुणा करते हैं, तो माइनस ये क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 27x और ये माइनस 182 क्या हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। और 0 में माइनस से गुणा करने पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब देखिए यहाँ से आपको इस 182 इस एक्स स्क्वायर का गुणक देखिए 1 है, यानी कुछ नहीं, मतलब क्या कुछ नहीं रहेगा तो मतलब 1 होगा, तो 182 गुना की 182। आप इस 182 का गुणनखंड कीजिएगा और पेयर बनाइएगा, तो वहाँ से होगा क्या, ये 14 और 13 में टूट जाएगा। कितना में टूटेगा 14 और 13 में। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 लीजिएगा, तो x माइनस 14 बराबर 0। अब आगे देखिए, जैसे यहाँ से x माइनस 14 आपको कॉमन लेना होगा, क्योंकि x माइनस 14 क्यों लिए, देखिए इस टर्म में इस दोनों में क्या x माइनस 14 है, तो अब इस वाले का क्या बचा x और इसका क्या बचा माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0 किए और x माइनस 13 बराबर 0 किए, तो इसलिए x बराबर 14 और x बराबर 13। अब यहाँ से देखिए बच्चे कि दो मान आया, x का मान 14 भी आया और दूसरा मान x का मान 13 भी आया। अब यहाँ से इस परिस्थिति में क्या होगा कि दोनों जगह हमको आंसर चेक करना है। हम तो यहाँ से केस प्रथम, यदि x बराबर क्या हो 14, तो पहली संख्या बराबर क्या है x बराबर 14, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ये देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या लिखे हुए है ना 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13। केस 2, यदि x बराबर 13, पहली संख्या बराबर x बराबर 13, दूसरी संख्या x बराबर 14। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या हुआ, आपका दोनों x का मान सही है। तो पहला कंडीशन क्या था कि यदि x का वैल्यू 14 रखे तो पहली संख्या 14 हो गया हमारा और दूसरी संख्या क्या हो गया 13। लेकिन उस परिस्थिति में जब यदि x का मान 13 लिए तो पहला संख्या क्या हुआ 13 और दूसरा संख्या हो गया 14। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप जो सवाल देख रहे हैं, सवाल क्या है, ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखोगे क्या कि जो भी या जब कभी भी आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, यानी कि कथन पर आधारित प्रश्न हो,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप क्या हो जाता है कि आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना, वो भी कैसे, एकदम पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो जैसे अगर यदि मान लीजिए बात हो धनात्मक पूर्णांक का, किसका बात हो, धनात्मक पूर्णांक, वो भी कैसा, क्रमागत। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, जैसे बच्चे आप ये देखो, जैसे कि मान लो 1 है, ये धनात्मक पूर्णांक है, 1 के बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, इसके बाद 5। तो अब देखो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, ये भी 1 बढ़ रहा है, ये भी क्या हो रहा है 2 से कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, और ये भी कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, और ये भी कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। मतलब कि एक बगल से क्रमागत मतलब हुआ क्रम जोड़ आगत, यानी कि क्रम से आया हुआ। तो 1 के बाद +1 बढ़ा, +1 ही बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये x रहता तो अगला संख्या क्या होता है x+1, दूसरा संख्या क्या हो जाता है x+1 में भी क्या जोड़ते हैं 1, तो ये क्या हो जाता है x+2। तो अगला में क्या होता है x+2 में क्या करते हैं आप 1 जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है x+3। तो इस तरह से ये सिलसिला जारी रहता। तो लेकिन बच्चे क्या है कि यहाँ पे हमें सिर्फ 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1 प्रश्न से कॉमा। ये दूसरा कैसे समझ में आया होगा आप समझ सकते हो, फिर से यहाँ पे देख लो, अगर x है तो अगला संख्या क्या आएगा x+1 आएगा, स्वाभाविक सी बात है। अब आइए प्रश्न पर, जिनके वर्गों का योग, वर्ग क्या होता है पावर 2, और घन क्या होता है पावर 3, ठीक है। तो वर्गों का योग बोल रहा है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x, तो x का वर्ग, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1, इसके वर्ग, यानी कि ये भी एक संख्या ये भी एक संख्या, दोनों के वर्गों का योग, यानी प्लस बराबर कितना 365। ये तो इतना ही रह जाएगा x²। अब इसको सॉल्व कीजिए, a + b के होल स्क्वायर पर, तो a² + 2ab, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 2x + b² बराबर 365। तो अब देखिए x² + x² क्या हो जाए 2x² + 2x। अब बच्चे यहाँ से क्या 365 इधर आकर के हो जाएगा -365, तो 2x² + 2x -364 बराबर 0। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, अब एक बात देखिए, इससे पहले वाले सवाल में हम क्या सीखे थे कि अगर यदि x² का गुणांक माइनस में है तो हम क्या करेंगे LHS और RHS में दोनों तरफ माइनस से गुना करते थे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम दूसरा बात क्या सीखते हैं, अगर यदि x² का गुणांक कोई संख्या है, ठीक है, x² का गुणांक कोई संख्या है, तो हम ये देखेंगे कि अगर यदि x² का गुणांक 2 है तो क्या सारे टर्म में 2 से भाग लग रहा है। अगर यदि भाग लग गया तो हम भाग देंगे। अगर यदि मान लीजिए कि x² का गुणांक 3 होता और हम क्या करते, सभी पद में हम 3 से भागते और सारा पद कट जाता था, हम उस स्थिति में 3 से भाग देते। तो यहाँ पे देखिए 2x², तो x² का गुणांक 2 है, तो हम क्या करेंगे हर एक पद में 2 से भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे x², फिर यहाँ से क्या हो जाएगा x -182 बराबर 0, तो कट गया। अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा x² 14x - 13x - 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकाल लो आप, x × x + 14 -13 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा x + 14 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ से क्या करो x + 14 कॉमन लो आप, और यहाँ से x - 13 बराबर 0 करो, तो क्या हो जाएगा x + 14 बराबर 0 और x - 13 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर क्या होगा -14 और x बराबर 13। तो अब देखिए बच्चे यहाँ से हम बात कर रहे हैं किस संख्या की, तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाला। तो ये -14 जो है ये प्लस वाला टर्म नहीं है, ये माइनस में है। तो x बराबर -14 संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, माइनस वाला है, इसलिए पहला संख्या बराबर पहला धनात्मक संख्या या पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर 13।
दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है तो बराबर 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक है बच्चे, अब एक चीज़ यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करने वाली क्या है कि पहले वाले पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पर दोनों वैल्यू सही था, दोनों वैल्यू हम लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ एक वैल्यू हम ले पाए, क्या x का मान 13, यहाँ पे x बराबर -14 नहीं ले पाए। तो आपका अगर यदि एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस कंडीशन में दोनों आंसर सही होगा, एक ऐसा कंडीशन होगा कि दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो उसके लिए आपको एक उचित कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आप नहीं ले रहे। जैसे आप -14 नहीं लिए तो हमको ये बताना पड़ा कि ये -14 संभव नहीं, क्योंकि ये क्या है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक ना बच्चे, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चे, तो सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। इसका समकोण त्रिभुज का ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक ना। ABC। अच्छा, कर्ण जो होता है बच्चे वो क्या होता है? कर्ण समकोण का सम्मुख भुजा। तो समकोण ये है, इसके सम्मुख इसको कवर कर दीजिए, क्या दिख रहा है? AC, यानी इसका कर्ण जो हुआ वो कितना है? 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब यहाँ से इस बात को ध्यान से पढ़िए कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हम ये आधार हुआ, ये वाला पार्ट आधार है, तो आधार ऊंचाई जो है आपका वो आधार से कम है। अगर यदि आधार इसका 7 है, x है आधार, तो इससे कम यानी कि क्या होगा? कम होगा तो घटेगा, यानी कि ये हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आप क्या करोगे, आप माना कि आधार बराबर BC बराबर x सेंटीमीटर, आधार को हम x मान लिए और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है? ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 कम है, तो आधार से 7 कम हुआ। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसको रहने दीजिए यहाँ पे, इसका कर्ण क्या है आपका? AC बराबर 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बच्चे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर का योग जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि हम लोग पढ़े हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, ये आप पढ़े हो। तो P यानी कि परपेंडिकुलर लंब हुआ, यानी कि जो इसका ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है? x - 7 का स्क्वायर। BC कितना है आपका? x का स्क्वायर। और ये कितना है? AC 13 का स्क्वायर। x स्क्वायर - 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर बराबर 169। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर - 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर - 14x, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -120 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए बच्चे क्या है कि x स्क्वायर का गुणांक 2 है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। हम इससे पिछले सवाल में चर्चा कर चुके हैं कि अगर x स्क्वायर का गुणांक कोई संख्या है एक के अतिरिक्त, आप उससे भाग दीजिए। अगर सारे पद में भाग लग रहा है तो 2 है इसका गुणांक, हम भाग देख के देखें तो प्रत्येक पद में 2 से भाग लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर - 7x माइनस 60 बराबर 0। ये 12 और 5 में टूट जाएगा। x स्क्वायर - 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से x इंटू x माइनस 12 प्लस 5 इंटू x माइनस 12 बराबर 0। और एक बार आप x माइनस 12 को 0 के बराबर कीजिए और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 कीजिए, इसलिए x बराबर 12 और x बराबर -5। तो अब देखिए यहाँ पे 2 आंसर आया आपके पास, एक ये तो +5, एक आया 12, एक आया -5। अब देखिए x बराबर -5 संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक होती नहीं है। क्योंकि भुजा की लंबाई, क्या किसी भी चीज़ की लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी।
ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या आपका x माइनस 7, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए इस सवाल को, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट होगा, एक विशेष दिन देखा गया, यानी कि ऑब्जर्व किया जाता है कि प्रत्येक नग के निर्माण का लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। अब देखिए जितना निर्मित बर्तन होता है तो नग का लागत क्या हो जाता है, नग का लागत, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक नग के निर्माण का लागत उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक, यानी कि इसके दोगुने से 3 अधिक, x का दोगुना 2x, उससे 3 अधिक तो +3। तो अब देखिए यहाँ से अगर यदि हम बोले कि एक बिस्किट का दाम 4 रुपया है, एक बिस्किट का दाम कितना है 4 रुपया है, और बिस्किट बनाने में खर्चा होता है एक दिन में 20 रुपया। कितना खर्चा होता है 20 रुपया। तो आप ये बताइए, सुनिए हम ये क्या बोल रहे हैं, ये बिस्किट है, ठीक है, और बिस्किट बनाने में खर्चा हुआ एक दिन में हमको 20 रुपया, कुल खर्च यानी कि कुल लागत 20 रुपया हुआ। तो आप बताइए कितना बिस्किट बनेगा। तो भाई 4 रुपया का एक बिस्किट, तो टोटल 5 बिस्किट बनेगा, तब तो ये 20 रुपया खर्च हुआ। तो उसी तरह से अब क्या है कि यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो अब जितना बर्तन का संख्या है और उसमें उसके लागत से गुना करेंगे तभी तो 90 के बराबर ना होगा। तो ये इस तरह से, अब मान लीजिए x निर्माण हुआ है और उसका दाम जो है 2x + 3 से गुना कर दें तो 90 के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2x² + 3x + 90 बराबर 90। अब देखिए बच्चे कि 2x² + 3x - 90 बराबर 0। आपको मैंने एक बात सिखाया था कि अगर यदि x² का गुणक जो संख्या उस संख्या से भाग दीजिए, लेकिन प्रत्येक पद में भाग लगना चाहिए। लेकिन बच्चे जब हम यहाँ से भाग दे रहे हैं x² में, तो देखिए यहाँ पे 2 तो कट जाएगा, लेकिन 3 में ना भाग लगेगा, तो इसलिए परेशानी। तो अब क्या करो, छोड़ दो। 90 × 2 कीजिए तो 180 हो रहा है, ये टूटेगा 15 और 12 में, -12x + 15x - 90 बराबर 0। तो 2x × x - 6 + 15 × x - 6 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x - 6 और दूसरा जाएगा 2x + 15 बराबर 0। तो x - 6 बराबर 0 कीजिए और एक बार 2x + 15 बराबर 0 कीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6 और x बराबर -15/2। अब देखिए बच्चे कि क्या बर्तनों की संख्या ये माइनस में हो सकता है क्या, -7.5, क्या -7.5 बर्तन बना सकते हैं, तो वो नहीं बना सकते। तो इसलिए x -15/2 संभव नहीं है। इसलिए अभिष्ट बर्तनों की संख्या x बराबर 6। अब देखिए नग का लागत, दो x + 3 यानी कि 2 × 6 + 3 बराबर 15। ठीक है, अब देखिए 15 रुपया लागत हुआ। अब 6 × 15 कीजिएगा, यानी कि प्रत्येक नग का लागत कितना हुआ, 15 रुपया। तो 15 × 6 कीजिएगा तो 15 × 6 = 90। तो बच्चे इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए कि ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप घर में बैठे हुए हैं, तो आप बैठ करके या फिर सो करके या टीवी देख करके, फ़ोन यूज करके, गेम खेल करके आप बर्बाद वक्त को ना कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी इसको बनाना पड़ेगा आपको। क्योंकि
आप क्या कर रहे हो, आपको लगता है कि क्लास बंद है कैसे पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच रख रहे हो आप। तो आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हो। हम एक 21वीं सदी में हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी तकनीक अपने महत्तम ऊंचाई पर है। आप YouTube के माध्यम से और अन्य सारे ऐप्स हैं जिसके सहायता से आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार सबकी उनकी ज़िंदगी आज भी झमेले हैं। तो बच्चों आप लोग वेट ना करें, आप समय पढ़ाई करें, ठीक ना। तो यहाँ तक वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और हम मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 4.3 लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।